नमस्कार। आपसे मुलाकात हो रही है दूरदर्शन हरियाणा के विज्ञान जगत में। आज के विज्ञान जगत के एपिसोड में हम बात करेंगे बायोफ्यूल्स की। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ऊर्जा है, यानी एनर्जी। भारत हर क्षेत्र में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती है, ऊर्जा की मांग यानी एनर्जी डिमांड भी बढ़ती है। इस एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पारंपरिक स्रोतों के अलावा, पारंपरिक स्रोत यानी पेट्रोल और डीजल, इनके अलावा भी ऑल्टरनेटिव ग्रीन फ्यूल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि बायोफ्यूल्स। अब ये बायोफ्यूल्स क्या हैं, इनके कितने और क्या प्रकार हैं और क्या टेक्नोलॉजीज़ इनके लिए यूज़ होती हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के केमिस्ट्री विभाग की विभाग अध्यक्षा और एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर वसुंधरा सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं दूरदर्शन हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोफ्यूल्स के लिए चर्चा करने के लिए आपने मुझे यहाँ निमंत्रित किया है। धन्यवाद। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स के लिए कि बायोफ्यूल्स है क्या, बेयर लेमन लैंग्वेज में, और ये कितने प्रकार का होता है? बायोफ्यूल्स जैसे कि नाम है बायो, ये सारा बायोमास से बनता है। अब तक जो हम फ्यूल इस्तेमाल कर रहे थे वो सारा पेट्रोलियम से आ रहा था, लेकिन अब जिसको आपने कहा ऑल्टरनेटिव फ्यूल का, तो अब हम शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल कंसर्न्स के कारण हम चाहते हैं कि अब हम पेट्रोलियम फ्यूल की से शिफ्ट करके बायोमास से जो फ्यूल बनेगा, जो कि प्लांट्स, एनिमल्स, ये जो सब सोर्सेज हैं, उस फ्यूल को हम बायोफ्यूल कहेंगे या कहलाता है जी। और जहाँ तक आपने कहा किस प्रकार के हैं ये, तो इनको मैं दो तरीके से आपको समझाना चाहूँगी। पहला तरीका है फ्रॉम दी किस फीड स्टॉक से बन रहा है, उसके बेसिस पर इसको हम तीन प्रकार के कहते हैं। पहला है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, जो कि खाद्य पदार्थ से बन रहा था, दैट इज़ एडिबल फूड से जो बन रहा था, जैसे कि आपके कॉर्न है, शुगर्स हैं, पोटैटोज़ हैं, जो एडिबल चीज़ थी उसको हम फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कहते हैं। जो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल है, 2G बोलते हैं जिसको, वो है वेस्ट बायोमास से, जैसे कि पराली है आपकी, जिसके बारे में सबको पता है, पैडी स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, म्युनिसिपल वेस्ट तक से, इन सब से जो बनेगा वो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल है। और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल है जो कि एल्गी से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये हुआ एज फीड स्टॉक के बारे में। दूसरा है कि इसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है कि उसमें है क्या, उसके बेसिस पर हम इसको पहला बुलाते हैं बायो एथेनॉल, सेकंड है बायो डीजल, तीसरा है बायो CNG, और चौथा जो आजकल बहुत चर्चा में है वो है बायो हाइड्रोजन, बायो मेथनॉल। तो इस प्रकार के अलग अलग तरीके के बायोफ्यूल्स हैं। और लास्टली आजकल तो इवन जो आपके जेट फ्यूल हैं, एविएशन फ्यूल है, उसमें भी बायोफ्यूल यूज़ हो रहा है। जी जी जी। तो ये इतनी सारी कैटेगरीज हैं, तो डेफिनेटली इनको बनाने के लिए भी अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता होगा। तो क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है बायोफ्यूल्स को बनाने में? बहुत अच्छा सवाल है। और सिंस ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है नए नए प्रकार की टेक्नोलॉजीज़, जो कि, और हर टेक्नोलॉजी में जो ध्यान रखा जा रहा है वो है वातावरण का। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम एनवायरनमेंट को कंजर्व करें। तो जो सबसे पहला तरीका है, मैं 4 प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ की बात करूंगी। जो पहली टेक्नोलॉजी है वो है बेस्ड ऑन बायोकेमिकल, जो कि नेचर से ज़्यादा मतलब मैच करती है, जैसे कि यूज़ ऑफ एंजाइम्स हैं आपके, जो फर्मेंटेशन मेथड है, जो फर्मेंटेशन है उससे जो बायोफ्यूल बनता है वो बायोकेमिकल में आता है।
दूसरा प्रकार का जो है आपका वो है थर्मोकेमिकल, जिसमें कि हम हीट यूज़ करते हैं, जैसे कि गैसिफिकेशन है। गैसिफिकेशन जो है जिसमें कि आपका सीएनजी वगैरह ये जो गैस फॉर्म में बायोफ्यूल है वो बनता है। तीसरी प्रकार का जो है वो है मैकेनिकल या फिज़िकल प्रोसेस, जिसमें कि हम एनर्जी लगाते हैं, जिससे कि आज की डेट में उसको कहते हैं ब्रिकेट्स बना के भी हम उस बायोफ्यूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों काफ़ी एडवांस स्टेज में हैं, कमर्शियल हैं, और इन तरीक़ों से ये वाली टेक्नोलॉजी से बायोफ्यूल्स ऑलरेडी पूरे विश्व में बन रहे हैं, और भारत में भी हर प्रांत में, हर स्टेट में इसकी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। लेकिन इससे भी अगर एडवांस जाएं तो हम बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की। नैनो टेक्नोलॉजी भी आजकल बायोफ्यूल्स बनाने में बहुत आगे बढ़ रही है, और इसमें बहुत सारा रिसर्च चल रही है। दूसरा है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हम नए तरीके के एंजाइम्स जेनेटिक इंजीनियरिंग लगा के बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वेस्ट बायोमास ही नहीं, डायरेक्टली आपके कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट से सीधे बायोफ्यूल बना ले। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का एडवांसमेंट है। और जो लास्ट मैं बताना चाहती हूँ वो है सॉइल टू सॉइल टेक्नोलॉजी। इसमें भी बहुत सारा रिसर्च हो रही है। तो बायोफ्यूल में इस वक्त पूरे विश्व में बहुत इंटरेस्ट है कि हम पेट्रोलियम फ्यूल से बायोफ्यूल की तरफ शिफ्ट हो जाएं। हाँ। सिंस हम बात कर रहे हैं, रिसर्च चल रही है इन चीज़ों पर और एडवांसमेंट आ रही है, तो डॉक्टर सिंह पूछना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ और स्कीम्स हैं जो इस रिसर्च को इनकरेज करती हैं या इसके लिए प्रॉफिटेबल हैं? भारत सरकार बहुत जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में फॉर्मुलेट बनी थी और 2022 में फिर रिवाइज हुई है। तो हमारे देश में इस वक्त ये पूरा मतलब भारत सरकार इसमें फोकस कर रही है कि हम पूरी तरह से बायोफ्यूल में जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कर सकें उस पर हम फोकस करें। जैसे कि जो फीड स्टॉक है उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करें, कैसे उसकी कलेक्शन करें, कैसे उसको आगे बढ़ावा दें। तो एक तो हो गई हमारी नेशनल पॉलिसी फॉर बायोफ्यूल्स। दूसरी है योर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, विच इज़ कि जितना भी हमारा पेट्रोल है उसमें हमारी कोशिश है कि भारत सरकार की इसका एक पूरा प्रोग्राम है जिसमें कि हमारा इस साल 2025 तक 20% एथेनॉल पेट्रोलियम में ब्लेंड होना चाहिए। जो कि पहले 2030 तक का टारगेट था, अब वो 2025 पे शिफ्ट हुआ है। इस वक्त हम 15% अचीव कर पाए हैं और कोशिश है कि इसको इस साल के एंड तक 20% तक कर लें, और 2030 तक हमारी भारत सरकार की कोशिश है कि इसको 30% तक पहुंचाया जाए। तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम जो है, जो प्रधानमंत्री G1 योजना है, और इसके तहत बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फार्मर्स को और यूथ के लिए एक अवसर है जहां पर वो बायोफ्यूल्स की तरफ अपना जो इकोनॉमी है, अपनी जो इंटरेस्ट है उस तरफ बढ़ा सकें। तो ये तो भारत सरकार की स्कीम्स हैं। इसके अलावा जो R&D है उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CSIR, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब डिपार्टमेंट्स बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स तक के लिए, इंडस्ट्री तक के लिए इनकरेज कर रही है कि वो इस तरफ और रिसर्च करें
और नए नए टेक्नोलॉजीज़ में एडवांसमेंट लाए, जिसमें कि हम जो हमारा वेस्ट बायोमास है, जो वेस्ट हो रहा है, जिसको उसकी कलेक्शन करें, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसका इंडस्ट्री सेटअप हो और कमर्शियल तरफ में हो, जिससे कि सबको इनकम भी जनरेट हो और हमारा ये जो एक नेचुरल नेचर ने जो हमें रिसोर्स दिया है उसको हम वेस्ट ना करें। जी जी। दो चीज़ें, एक तो हम यूथ के बारे में बात करेंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन उससे पहले हरियाणा राज्य जैसे एग्रीकल्चर प्रधान एक राज्य है, तो क्या कंट्रीब्यूशन और क्या रोल है हमारी जो कृषि है, हमारा जो एग्रीकल्चर है, उसका इस बायोफ्यूल को और आगे बढ़ावा देने में, और क्या बेनिफिट्स होंगे किसानों को इससे? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इस पर बात करने में मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि जो हरियाणा प्रदेश है ये एक एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग स्टेट है। और आपको, हम तो हर साल सुनते हैं पराली जलाई जा रही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, पर मैं ये मानती हूँ कि जो पराली है ये हमारा एक धन है। अगर हम इसको बायोफ्यूल, ये पराली को हरियाणा के जो कृषि हैं, अगर इससे बायोफ्यूल का जो प्लांट है अगर लगाएं, जो हरियाणा का यूथ है, तो जो हम खेती करते हैं उससे जो खाने का जो पदार्थ है वो आए, और जो बच जाए, जो वेस्ट है, उससे हम बायोफ्यूल बनाएं, तो हर गांव, जो हरियाणा का जो हर गांव है, बल्कि भारत का हर गांव, अगर हम हरियाणा की बात करें, तो आपका जो चूल्हा है वो आप सीएनजी कर सकते हैं, बायो सीएनजी कर सकते हैं, आप बायो एथेनॉल का प्लांट बनाकर आप जो पेट्रोल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम है भारत सरकार, उसमें भेज सकते हैं, और उससे आप बिजली भी जनरेट कर सकते हैं। एक चाहे तो जिसको कहते हैं हर विलेज एक आत्मनिर्भर विलेज गांव बन सकता है। तो और इसके लिए हरियाणा सरकार ने जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, IOCL पानीपत में है, उनके साथ जितने भी गांव हैं और जो इस आगे आ रहे हैं इसमें, उनके साथ टाई अप किया है और बहुत सारा इंसेंटिव दे रहे हैं, टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं कि आप आगे आइए, जितनी भी यूथ है हरियाणा का जो, और इससे इनकम एक अलग तरह की, अब तक इनकम है कि हमने खेती करी, उससे जो आया और उससे हमने धन कमाया इनकम की, लेकिन इस तरफ, और इसमें टेक्नोलॉजी का जो सपोर्ट है, वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च लैब्स हैं जो आपके प्रदेश में, वो सब सपोर्ट कर रही हैं, और सरकार इसको बहुत इनकरेज कर रही है कि जो एग्रीकल्चरिस्ट है और जो बाकी साइंस के लोग हैं, वो मिल के ये जो बायो एनर्जी है उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। और इसके लिए सबके लिए जीत ही जीत है। एनवायरनमेंट की जीत है, आपका एनवायरनमेंट बचा रहेगा, क्लीन रहेगा, आपका क्लाइमेट ठंडा कंट्रोल में आएगा। दूसरा है कि आपने इतनी जो चीज़ आप फेंक रहे थे, इवन जो खाने की जो म्युनिसिपल वेस्ट वाला है, हर चीज़ को हम किसी न किसी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतनी सारी आज की डेट में टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। वेस्ट के ऊपर भी एक बात अभी जहन में आ रही है, पर पहले यूथ की बात करने वाले थे हम, वो करते हैं कि बीइंग यंग एंटरप्रेन्योर्स, इस बायोफ्यूल और बायो एनर्जी के अगर फील्ड में जाया जाए तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या उनको बेनिफिट्स होंगे, और आप क्या रोशनी डालना चाहते हैं ताकि यंग जो जनरेशन है वो इस बारे में सोचे? आज की डेट में एक नया टर्म बना है जिसको कहते हैं एग्री एंटरप्रेन्योर। मतलब जो लोग जो यूथ है हमारे लिए, क्योंकि नौकरी ढूंढने के बजाय आप खुद एक एंटरप्रेन्योर बनो। अगर आपने खुद एंटरप्रेन्योर बनना है तो कंप्यूटर और ये सब छोड़ के, अगर क्योंकि भारत 65% एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है हमारी इकोनॉमी, तो अगर हम एग्रीकल्चर से जुड़ें और साथ में नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ ये वाले जो प्लांट्स हैं, बायोफ्यूल प्लांट्स हैं, सीएनजी प्लांट्स हैं, बायो सीएनजी प्लांट, और हरियाणा इसको बहुत इनकरेज कर रहा है बायो सीएनजी, तो इनके अगर हमारा यूथ आगे आए तो उनके लिए वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो भारत सरकार का आत्मनिर्भर प्रोग्राम है, उसकी तरफ
ज़रूर उनको बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। और मेरी तो गुजारिश है कि हरियाणा का यूथ इसके लिए आगे आए और सारी जो साइंस के डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट हैं, वो मिल के इस चीज़ को आगे बढ़ावा दें। बढ़ाएं। जी, अब हम बात कर रहे थे कि जो भी हमारा बायो वेस्ट है उससे हम ये एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि हम ऑयल यूज़ करते हैं, चाहे घर में हो चाहे मार्केट में हो, हम बाहर का खाना खाते हैं, बनता है। ऑयल को रीयूज़ करना वो हेल्थ के लिए हार्मफुल माना जाता है। तो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ में, एडवांस कंट्रीज़ में उस ऑयल को भी यूज़ किया जा रहा है बायो एनर्जी क्रिएट करने के लिए। क्या इंडिया के लिए भी ये पॉसिबल है, भारत में भी हम इस तरह से इस ऑयल का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? हाँ जी, थोड़ा सा मैं क्योंकि केमिस्ट्री उससे हूँ, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी आपको कि जो बायो एथेनॉल होता है वो प्योर एथेनॉल C2H5OH है। जो डीजल है वो डीजल बनता है एस्टर्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड एस्टर्स होते हैं, और जो CNG होता है वो मेनली मीथेन है। मेथनॉल CH3OH है, और आपका हाइड्रोजन तो H2 है। तो ये इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन है। अब जो कुकिंग ऑयल होता है, जी, कुकिंग ऑयल इज लॉन्ग चेन फैटी एसिड। फैटी एसिड्स उसको अगर हम एस्टर बना देते हैं तो वो बायो डीजल बन डीजल में जाता है। कन्वर्ट। ओके, तो जितना भी वेस्ट कुकिंग ऑयल है, अगर हम उसको इकट्ठा करें, उसकी हम ट्रांस एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस करें, तो उस सारे ऑयल का हम बायोडीजल बना सकते हैं। और ये बिल्कुल नोन टेक्नोलॉजी है, और इसको हमारे इंडिया में भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स स्मॉल स्केल पर इस चीज़ को कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ये ऑयल हमें वेस्ट करना ही नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने जो नॉन एडिबल सीड्स होते हैं, कुछ तो सीड बीज होते हैं जिसको हम खा सकते हैं, Consumable कुछ जैसे जेट्रोफा है जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, बायोडीजल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो हम खा नहीं सकते हैं, नॉन एडिबल है। वो वाले सारे बीज से जो तेल निकलता है, उस तेल से भी हम बायोडीजल बना सकते हैं। तो जो ये वेस्ट कुकिंग है, मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहती हूँ कि सृष्टि का कुछ भी दिया हुआ वेस्ट नहीं है। कुछ भी चीज़ जिसको हम इस्तेमाल भी कर लेते हैं, उसके बाद भी क्योंकि वो सृष्टि से आया है, तो वो सृष्टि हमारे किसी न किसी काम में फिर से आ ही सकता है। तो कुकिंग ऑयल भी वेस्ट नहीं है, हम उससे ज़रूर बायोडीजल बना सकते हैं। तो उस पर और काम अभी हो सकता है, बिकॉज इंडिया हैज़ अ बिग मार्केट फॉर दिस कुकिंग एंड इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो प्रोसेस है, वो बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश्ड है, और इसको बस हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आगे आ सकते हैं, और सरकार इसको सपोर्ट करती है। सारे जितने भी बायोडीजल के लिए जो है, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें चाहिए, उसके लिए ज़रूर इस्तेमाल हो सकता है। जी, एक कंसर्न वॉइस सुनने को मिलती है, जैसे हम अभी आपने बताया कि कुछ एडिबल चीज़ें हैं, कुछ इनएडिबल हैं, और उनसे भी बायोफ्यूल्स बनते हैं। तो कुछ एक आवाज़ें इस तरफ भी आती हैं कि जब हम अपना एक फूड प्रोडक्ट रिज़र्व करते हैं बायोफ्यूल्स के लिए, वो हमारा जो फूड प्रोडक्ट है या जो हमारी ज़रूरत है फूड की इंडिया में, उसके लिए खतरा साबित हो सकता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चर्चा का विषय है कि जो हम खाना, बिकॉज अगर हम जो एडिबल चीज़ है, जो हम खा सकते हैं, अगर वो सरप्लस में हो, अगर वो ज़्यादा पैदा कर रहे हैं हम, जिसको कि हम खा नहीं पा रहे हैं या खाने के लायक नहीं बन पा रहा है, तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बायोफ्यूल्स के लिए। लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा, आपका पराली जो है, पैडी स्ट्रॉ है, राइस स्ट्रॉ है, आपके इवन पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं, ठीक है, और म्युनिसिपल वेस्ट, आज की डेट में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, हमारा म्युनिसिपल वेस्ट भी बहुत बढ़ रहा है। और अभी तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की जिसकी मैं बात कर रही थी, कि जितना प्लास्टिक भी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस तरह के एंजाइम्स बना रहे हैं कि वो प्लास्टिक से भी हम बायोफ्यूल बना लेंगे। तो कोशिश ये है कि हम जितना भी वेस्ट है, अगर उसको पूरा को हम बायोफ्यूल में कर लेंगे तो वो भी सफिशिएंट है, हमें एडिबल वाले पार्ट को
नहीं छूने की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर है कि जितना हमारे पास ज़मीन अवेलेबल है, आफ्टर ऑल जो प्लांट्स धरती भी से लगेंगे, हाँ जी जो जी, लगने हैं, उसके लिए हमें लैंड, जो लैंड है उससे जो खाने का वो है वो हमें ले लेना चाहिए, और जो वेस्ट बच जाता है उस सारे को हमें बायोफ्यूल की तरफ इस्तेमाल करना चाहिए। फिर एक बैलेंस रहेगा। पर कई विदेशी कंट्रीज़ हैं जहाँ बहुत ज़मीन है, उनकी आबादी कम है, तो वहाँ इस चीज़ की कोई मुश्किल नहीं है कि वो जो खाने की पदार्थ है, कॉर्न है, शुगर केन है, पोटैटो है, कुछ भी चीज़ है, उन सब से वो लोग बायोफ्यूल बना सकते हैं। बट इंडिया में अगर हमारा जो फूड ग्रेन्स जितने हमें चाहिए उससे सरप्लस अगर होता है तो ही इस्तेमाल करना चाहिए बायोफ्यूल के लिए। पर इंडिया में मुझे ये इस चीज़ का यकीन है कि हमारे पास वेस्ट बहुत है जिसको कि हम बायोफ्यूल यूटिलाइज कर सकते हैं, और हमारा जो यूजेबल एडिबल प्रोडक्ट है उसको हम उसका इस्तेमाल ना किया जाए। हम एक टर्म डॉक्टर सिंह बार बार यूज़ कर रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग इन फॉसिल फ्यूल्स, और ये एक लेमैन लैंग्वेज में इथेनॉल क्या है और इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है? देखिए, जो पेट्रोल है ना वो होता है हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को मिला के जो कि पेट्रोल से आता है। और उसको जब हम किसी कंबस्शन इंजन में जो व्हीकल है उसमें जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और वेपर, उसमें अलग अलग केमिकल्स में नॉक्स, सॉक्स जो आपने कुछ सुने होंगे, वो सब एनवायरनमेंट में जाते हैं। पर जो एथेनॉल है, एथेनॉल क्योंकि हम बायो से मिला रहे हैं इसको, और इसका जो कंबस्शन है वो अलग होता है, और उसके कारण इसमें जो जितना हम पेट्रोलियम यूज़ कर रहे हैं उसकी मात्रा कम हो जाती है। और ये बायोमास से आ रहा है, वेस्ट बायोमास से बन के आ रहा है, तो इसको ऐड करने से हमारी फ्यूल एफिशिएंसी भी देखी गई है अच्छी है, और ये उसके साथ पेट्रोलियम के साथ अच्छे से मिक्स होके इसकी टेक्नोलॉजी, क्योंकि देखिए आज की डेट में जितनी भी व्हीकल्स आ रही हैं उस पर 20E कंपैटिबल व्हीकल लिखा होता है। मीन्स कि जो गाड़ियाँ मार्केट में अब आएंगी उसमें 20% एथेनॉल ब्लेंड होने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो सारी व्हीकल्स 2023 के बाद जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको 20E कंपैटिबल व्हीकल बनाया है। अब तो पेट्रोल स्टेशंस होंगे जहां एथेनॉल ही मिलेगा, आपको एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मिलेगा। तो ये है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से हम जो हमें पेट्रोल की जो ऑयल, क्योंकि हर हमारी कंट्री भी बहुत फॉरेन एक्सचेंज खर्चती है ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल कंट्री से लाने के लिए, तो वहाँ सब हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे अगर हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो भी बच जाएगा अगर हम उस पर ना खर्चें और बायो एथेनॉल ब्लेंड करें। जी, हर एक जो भी फ्यूल्स होता है उसका एफ्लुएंट होता है, तो ऑब्वियसली हमारे बायोफ्यूल का भी एफ्लुएंट होता होगा। वो किस कैटेगरी का होता है, क्या होता है, हार्मफुल है नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो भी हम करते हैं, जो हमें चाहिए किसी भी टेक्नोलॉजी में, उसको तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ उस टेक्नोलॉजी में निकालने के बाद, उस प्रोसेस के बाद वो बच जाता है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ पर आप पर रोशनी डालना चाहूँगी, जिसे कहते हैं कि हम अभी बात कर रहे हैं बायोडीज़ल, बायो एथेनॉल, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि पेट्रोलियम से खाली बायोफ्यूल्स ही नहीं बनते हैं। जितने भी केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल हैं, उन सब को बनाने के लिए, आपके पॉलीमर्स सबको बनाने के लिए जो केमिकल्स हमें चाहिए वो सारे आपके, जैसे कि एल्डिहाइड्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑल ऑर्गेनिक जितने भी केमिकल्स हैं वो सब हम पेट्रोलियम से ही प्रिक्योर करते हैं। लेकिन जब ये बायोमास का जब हम एथेनॉल बना रहे होते हैं बाय फर्मेंटेशन या केमिकल मेथड से या किसी कैटलिस्ट से, तो बहुत सारे और भी केमिकल्स बनते हैं। तो इनसे जो ये केमिकल्स बनते हैं, तो इसको कहते हैं बायोमास वैलेराइजेशन। इसका मतलब है कि ये बायोफ्यूल के अलावा भी हम और भी वैल्यू एडिड केमिकल्स जो कि वैसे पेट्रोलियम से बन रहे थे, वो वाले केमिकल्स भी हम निकाल सकते हैं। तो जो एफ्लुएंट बन जाता है, उस एफ्लुएंट में बहुत सारे ये वाले केमिकल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो पेट्रोलियम से बनते हैं। तो ये वाले अगर हम इनको पानी में डाल दें तो ये डेफिनेटली
वाटर पोल्यूशन पोल्यूशन, करेंगे। जी जी जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो बच जाता है मास, जैसे सीएनजी बायोगैस प्लांट में है, जो बच जाता है वो तो आप खाद खेतों में डाल सकते हो और खाद यूज़ कर सकते हो, या हम इससे कोई केमिकल बना लें, निकाल लें, वैल्यू एडिड नए केमिकल प्रोसेस बनाएं, नई टेक्नोलॉजी बनाएं जिससे हम इनसे वैल्यू एडिड केमिकल निकाल लें, या फिर हमें ये जो पानी में डालने से पहले इसका वाटर ट्रीटमेंट करें। तो जो भी हमारे ये बायोफ्यूल बनाने के प्रोसेसेस हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसमें जो भी एफ्लुएंट बनता है उससे भी हमें कुछ या तो निकालें या इसको ट्रीट करें और तभी इसको स्पेशली वाटर बॉडीज़ में हम उसको ध्यान से डिस्चार्ज करें। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है इसमें। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें इन एफ्लुएंट्स को या जो भी बचता है बायोफ्यूल्स बनाने के टाइम या बनाने के बाद, इनको हमें प्रोसेस करना पड़ता है, प्रोसेस करना चाहिए, तो यकीनन हमें इसके लिए भी इंडस्ट्री चाहिए होगी, इस पर भी रिसर्च होना चाहिए है। बीइंग फ्रॉम एकेडमिक बैकग्राउंड, आप रोशनी डालना चाहेंगे कि क्या रिसर्च, क्या डेवलपमेंट चल रही है इस फील्ड में आज की जनरेशन के लिए, या आप लोगों की जनरेशन से क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या और नया आ रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो है बायोमास वैलिड की जो केमिकल्स उसमें बन रहे हैं, क्योंकि देखो एथेनॉल अगर 20% बनाना है तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री और बहुत सारा एफ्लुएंट इकट्ठा होगा, तो जो एफ्लुएंट बचेगा उसमें बहुत सारे केमिकल्स होंगे, तो बहुत सारे नए कैटलिस्ट, सेपरेशन टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं, एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं कि उसमें से हम वैल्यू एडिड केमिकल निकाल लें। दूसरा है कि और भी है कि हम इनको जिसको कहते हैं कि अगर हम जितना निकाल सकें निकाल लेंगे, और जो बच जाएगा फिर भी एफ्लुएंट, क्योंकि अगर हमने पानी में डाला उसको, तो पानी तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं और उसमें से निकालना बहुत आसान नहीं है। तो उस पानी को भी उससे पहले कि हम उसको नदी में भेजें, कहीं और भेजें, और क्योंकि वो काफ़ी केमिकल्स ऐसे हैं जो कैंसर कॉजिंग भी हैं, ठीक है, और हमारे ज़मीन में अगर जाते हैं तो हमारी ज़मीन को भी ख़राब करते हैं वो। तो इसलिए उनकी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, जिसको कहते हैं एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, उसके लिए जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि एक में जिसमें कि हम लोग भी काम करते हैं जिसको कहते हैं एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस, जिसमें कि हम सूरज की एनर्जी यूज़ करके, सनलाइट यूज़ करते हैं और एक कोई केमिकल डालते हैं जिसको फोटो कैटलिस्ट कहते हैं, और उन दोनों के उससे ये सारा का सारे केमिकल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं और पानी में हम उस पानी को ट्रीट कर सकते हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है एफ्लुएंट का, उससे कुछ केमिकल निकालना भी इम्पॉर्टेंट है, तभी जाके ये पूरा ही जिसको कहते हैं ग्रीन बनेगा और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा। जी, तो इन चीज़ों पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट आज के टाइम पे चल रही है। हाँ जी, बिल्कुल तो चल रही है। इट्स अ ब्राइट फ्यूचर। तो आप स्टूडेंट्स को या जो अभी यंग जनरेशन है जिनको अभी डिसाइड करना है अपना फील्ड, उनके बारे में कोई मैसेज देना चाहेंगे कि क्या इस इंडस्ट्री के फ़ायदे हैं, क्या इसमें इंटरेस्ट की चीज़ें हैं? हाँ जी, यूथ जो है जो अभी पढ़ रहा है वो कई, जैसे कि जिसमें एक एंटरप्रेन्योर बनने का या इंडस्ट्री सेटअप करने का है, वो तो एक बायो एथेनॉल की या बायोडीजल की या सीएनजी उसके प्लांट की तरफ जा सकता है। जो एनवायरमेंटल इंजीनियर्स हैं, केमिकल इंजीनियर्स हैं, केमिस्ट्री बैकग्राउंड के लोग हैं, जो जहाँ पर कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ लग सकती हैं, वो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं और उसमें से भी कुछ एक्सट्रैक्ट करके नई तरह की इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं। और कई यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च लैब्स में पूरे इंडिया में रिसर्च हो रही है, तो जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है इन एरियाज़ में कंट्रीब्यूट करने का, वो भी आगे आ सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी डॉक्टर सिंह, बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, और जैसे कि हम विज्ञान की ही शाखाओं पर और चीज़ों पर बातचीत करते हैं, आज का जो टॉपिक था वो बहुत नया था, शायद बहुत सारे व्यूअर्स के लिए ये नया रहा होगा, पर हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही सरल और समझने वाली भाषा का इस्तेमाल करके डॉक्टर सिंह ने रोशनी डाली है कि बायोफ्यूल्स क्या हैं, इसके अलावा और कितनी चीज़ें सामने आई हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है ये नई टेक्नोलॉजी का हमारा
एनवायरनमेंट के साथ जुड़ना, ताकि हम एक बेहतर फ्यूचर की उम्मीद कर सकें। हमारी यंग जनरेशन जो हमारा शो देख रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उनके करियर अगर वो डिसाइड करना चाहते हैं तो एक बहुत जिसको कहते हैं एडवांस फील्ड है, एडवांस रिसर्च और डेवलपमेंट चल रही है इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये आज का विज्ञान जगत का एपिसोड पसंद आएगा। और डॉक्टर सिंह, आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने का और इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जानकारी देने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। दीजिए एकता सोडी को इजाज़त। आप हमें दोबारा YouTube के चैनल पे देख सकते हैं। आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।